सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं डॉक्टर फ़िज़ा खान और मैं हूं पाकिस्तान। नाज़रीन, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने मुल्क में आम इंतखाबात 28 जनवरी 2024 को कराने की तजवीज़ दे दी है। पोलिंग के लिए इतवार का दिन मुकर्रर करने पर मुशावरत की जा रही है और काफ़ी क्यासराइयाँ भी की जा रही थी कि शायद इंतखाबात ताख़ीर का शिकार हो जाएंगे, जिस पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इंतखाबात में ताख़ीर से मुतालिक तमाम क्यासराइयों की तरदीद करते हुए कहा था कि इंतखाबात में किसी किस्म का इबहम नहीं है, इंतखाबात मुलतवी होने का कोई इम्कान मौजूद नहीं है और इलेक्शन कमीशन की तरदीद के बाद इंतखाबात से मुतालिक तमाम जो स्याह बादल हैं वो छट गए और सियासी जमातों को भी इंतखाबात की तैयारियों से मुतालिक ग्रीन सिग्नल मिल गया है, जिसके बाद तमाम सियासी जमातों ने अपने अपने महाज संभाल लिए हैं। इत्तेहाद बनने और बिगड़ने का भी वक्त आ गया है। सियासी जमातों ने जोड़ तोड़ करने के लिए बैकडोर राब्ते भी शुरू कर दिए हैं। जो माजी में एक दूसरे को शदीद तनकीद का निशाना बनाया करते थे, वो भी अब सियासी तौर पर खुद को मजबूत करने के लिए मिल बैठे हैं। अच्छा, मियां नवाज शरीफ साहब की वापसी के बाद मुस्लिम लीग नून भी काफ़ी मुतहरिक नज़र आ रही है। मुस्लिम लीग नून ने अगले हफ्ते से इलेक्शन मुहिम शुरू करने का बाकायदा फैसला कर लिया है और मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ साहब की ज़ेर सदारत अहम इजलास लाहौर में होगा, जिसमें इलेक्शन मुहिम के लिए मुख्तलिफ कमेटियाँ तश्कील दी जाएंगी। और दूसरी जानिब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी अपने जो तमाम तर लेवल प्लेइंग फील्ड के एतराज़ात के बावजूद आम इंतखाबात की तैयारियों का बाकायदा आगाज़ करने का फैसला कर लिया है। पीपल्स पार्टी क़यादत इलेक्शन से पहले पंजाब और KPK के दौरे करेगी और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी पहले फेज़ में KPK और दूसरे में पंजाब जाएंगे। अब सवाल ये है कि इलेक्शन कमीशन की तजवीज़ करदा तारीख के मुताबिक इंतखाबात में अब सिर्फ 3 महीने का वक्त रह गया है। सियासी जमातें इंतखाबात से मुताल्लिक क्या सोच रखती हैं और जो एतराज़ात उठाए जा रहे हैं, जिसमें मुस्लिम लीग नून को कुछ हलकों की जानिब से तनकीद का सामना करना पड़ रहा है, मुस्लिम लीग नून इस तनकीद का जवाब किस तरह देगी और इन तमाम एतराज़ात को आखिर कैसे दूर किया जाएगा? ये और बहुत अहम से सवालात। मेरे साथ 2 मोअज़्ज़ज़ मेहमान मौजूद हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना एहसान अफजल साहब, बहुत शुक्रिया आपका ज्वाइन करने के लिए, और पीपल्स पार्टी की रहनुमा शर्मिला फारूकी साहिबा, आपका भी बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। राना एहसान साहब, मैं आपकी इजाज़त से शर्मिला साहिबा से शुरू करना चाहूँगी। शर्मिला साहिबा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हम देख रहे हैं कि मुस्तकिल एक मुतालिबा कर रही है कि इंतखाबात की तारीख दे दी जाए और पीपल्स पार्टी के मुकाबले में जो दूसरी सियासी जमातें हैं वो ये मुतालिबा करती हुई नज़र नहीं आ रही हैं। अब जब तारीख सामने आ रही है तो पीपल्स पार्टी तसल्ली में है या अब भी किसी किस्म के कुछ शुकूक शुबहात हैं जो आपको हैं? जी शुक्रिया फ़िज़ा। देखिए, बात यह है कि इस वक्त पूरे पाकिस्तान में वाहिद पीपल्स पार्टी है जो बड़े पुरज़ोर तरीके से, बड़े ज़ोर व शोर के साथ और बहुत ही एहतजाजन तरीके से इलेक्शन की तारीख़ मांग रही है। कोई और जमात हमें इस किस्म का एहतजाज करते हुए या इलेक्शन की तारीख़ मांगते हुए नज़र नहीं आ रही। अब ये अगेन एक अचंभे की बात है, एक तकलीफ़ दे बात है, क्योंकि अगर मुल्क में जमहूरियत ने फलना फूलना है तो उसका वाहिद तरीका ये है कि मुल्क में फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हों। लेकिन न जाने क्यों तमाम सियासी जमातों की तरफ से ये इसरार नज़र नहीं आ रहा। अच्छा चलें, बाकी को तो एक तरफ रखते हैं, लेकिन बिलखुसूस मियाँ साहब की वापसी, उनका मीनार पाकिस्तान पे जलसा और फिर उस जलसे में इलेक्शन के हवाले से बिल्कुल खामोशी बहुत ही तकलीफ़ दे बात रही है हमारे लिए, क्योंकि 3 बार वज़ीर आज़म रहकर 4 साल जिला वतनी ख़त्म करके वापस आना और ऐसे वक्त पे जब पूरा मुल्क जो है इलेक्शन के हवाले से इंतज़ार कर रहा है, बच्चे बच्चे की ज़बान पे ये कि इलेक्शंस कब होंगे कि नहीं होंगे। यहाँ तक कि पिछले दिनों सदर मुमलिकत ने भी इस बात का बेचैनी का इजहार किया कि जी न जाने जनवरी में इलेक्शंस होंगे कि नहीं होंगे। लेकिन अभी तक इलेक्शन की तारीख नहीं आ रही और ना ही PMLN की तरफ से, जो पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी जमात है, उसकी जाने से भी इलेक्शन के हवाले से किसी किस्म का इसरार या जोर नहीं दिखाया गया। ठीक है राना साहब, मैं शर्मिला साहिबा का ही सवाल लेकर आपकी तरफ आती हूँ, जो कि उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग नून की जानिब से इलेक्शन की तारीख मांगने पर बाकायदा कोई जोर नहीं दिया जा रहा है, तो क्या वजह है इसकी? राना साहब, दूसरा एक बड़ी तनकीद की जा रही है कि मुस्लिम लीग नून के पास शायद कोई जादू की छड़ी आ गई है, जो तमाम तहफ़्फ़ुज़ात भी दूर हो गए और जो दूसरी तमाम जमातें हैं उनकी जो तनकीद का रुख है, नश्तर है, वो सिर्फ़ और सिर्फ मुस्लिम लीग नून की जानिब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बड़ी सिंपल सी बात है, ये इतना इसको समझना इतना मुश्किल नहीं है
कि जब CCI ने काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में, जिसके अंदर पीपल्स पार्टी भी थी, PDM की दीगर जमातें भी थी, उन्होंने जब सेंसस को नोटिफाई किया था तो उसके बाद डिलिमिटेशन का प्रोसेस शुरू होना था। डिलिमिटेशन का प्रोसेस जो है वो 30 नवंबर को ख़त्म होता है, जिसके बाद 60 दिनों के अंदर इलेक्शन होने थे। इस चीज़ को हम बड़े अच्छे तरीके से समझते भी थे और हम समझते हैं कि जो सियासी जमातें और मुख्तलिफ स्टेक होल्डर जिनका इतना एक्सपीरियंस है वो भी इस चीज़ को समझते होंगे। जो लोग इस चीज़ को समझते हैं उनको पता है कि इलेक्शन जो है वो इन डेट्स के मुताबिक जनवरी के लगभग एंड में या फरवरी के शुरू में उसके इम्कानात थे। तो इस चीज़ को कहना कि 90 दिन में इलेक्शन हो जाए, फलानी डेट में इलेक्शन हो जाए, वो आप जो मर्जी कहते रहें, लेकिन आपको पता है कि जब डिलिमिटेशन शुरू हो जाए तो वो मुकम्मल होनी है तो इलेक्शन की डेट आनी है। लेकिन उसके बावजूद दरमियान के अंदर ECP ने अनाउंस कर दिया था कि जनवरी के आखिरी हफ्ते के अंदर इलेक्शन के इम्कानात हैं। तो हमने तो उसको बिलीव भी कर लिया, उस पर एतमाद भी कर लिया, बाकी जमातें भी कर लेती तो उनका अभाम ख़त्म हो जाता है कि इलेक्शन होना है, नहीं होना, कब होना है। अब जो है वो 28 जनवरी की डेट आ रही है कि ECP ने उसको प्रपोज भी कर दिया है, तो बड़ी अच्छी बात है, ये क्लियर हो गया। अब मियाँ साहब ने इलेक्शन की बात नहीं की, ये बड़ी ताज्जुब की बात है, अजीब सी बात है। अब ये कहना, इसकी कोई सेंस नहीं बनती, क्योंकि मैं कहूँ ये बड़ी सिंपल सी बात है कि जब CCI ने सेंसस को नोटिफाई किया तो फिर डिलिमिटेशन का प्रोसेस होना था, उसके बाद इलेक्शन की डेट अनाउंस हो जानी थी, जो कि मेरे ख्याल से अब 30 नवंबर से पहले ही एक अंदाज़ा पूरी कौम को हो गया कि 28 जनवरी जो है वो डेट है। और मैं समझता हूँ अच्छा किया ECP ने कि ये जो एक होनी अनहोनी की और जो बिला वजह का कुछ जमातें चाह रही थी कि कन्फ्यूजन फैली रहे या उस पर सियासत की जाए, वो अब क्लियर हो जाती है कि जनवरी एंड के अंदर इलेक्शन जो है वो फाइनली होने जा रहा है। बिला वजह इसको वेलकम साहब, मेरे ख्याल से इससे भी दूरी की कोशिश की गई कि जी काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट के अंदर हमें तो पता ही नहीं था कि डिलिमिटेशन होनी है, हमारा तो ख्याल था कि 90 दिन में इलेक्शन हो जाने। ये भी बड़ी अजीब सी बात है क्योंकि ये फैसला तो ECP ने करना था और जो इतना एक्सपीरियंस रखती हैं जमातें उनको ये भी समझ है कि जब आप सेंसस नोटिफाई कर दें तो डिलिमिटेशन भी होनी है और उसका तयन किसी सियासी जमात की ख्वाहिशात पे नहीं होना, वो तो ECP जो बेहतर समझेगी वो करेगी। तो मेरे ख्याल से सियासत की जा रही थी, सियासी नैरेटिव बनाया जा रहा था, या एक कह लें कि और ये सियासत कौन कर रहा था? अब अपने सियासी मुखालिफ में क्या पीपल्स पार्टी से मुखातिब हैं? डेफिनेटली पीपल्स पार्टी का ये मौक़िफ़ जो है वो मैंने तो आपको एक्सप्लेन किया कि हमारी क्या थिंकिंग थी और हम क्या समझते थे कि इलेक्शन की डेट कैसे उसका तयन होना है, और बाकी जमातें जो कह रही थी, जो खुद CCI शर्मिला साहिबा से ठीक है कमेंट लूंगी। ठीक है शर्मिला साहिबा, राना साहब ने डायरेक्ट ये कह दिया कि जी पीपल्स पार्टी जो एक सियासी नैरेटिव बिल्ड कर रही थी और इस तरह के जो बातें की जा रही थी उसका एक मकसद था, क्या कहेंगे? और बिला वजह का भी लफ्ज़ इस्तेमाल किया उन्होंने। देखिए फ़िज़ा, ये जो बेचैनी है और गैर यकीनी है इलेक्शन के हवाले से, ये सिर्फ पीपल्स पार्टी की नहीं है, ये आपकी भी है, ये एक आम आदमी की भी है, ये दीगर जमातों की भी है। अगर इनकी नहीं है तो इसके पीछे क्या वजूहात है ये तो यही बता सकते हैं। अगर मीनार पाकिस्तान पे इनका जलसा कामयाब है इनके मुताबिक, तो फिर तो इनको सबसे पहले इलेक्शन का मुतालबा करना चाहिए कि फ़ौरन इलेक्शन करवाएं, ताकि इतने अगर इनके सपोर्टर्स हैं जो वोट देने को तैयार हैं और मियाँ साहब की इस्तकबाल के लिए वहाँ पहुँचे थे, तो फिर तो रिज़ल्ट सामने है। सबसे पहले इलेक्शन का मुतालबा वहाँ से आना चाहिए था, लेकिन वो नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्या डोंट दे बिलीव इन द पावर ऑफ द बैलेट? क्या ये नहीं कहते आए हैं कि वोट को इज्जत दो? इसी से कनेक्टिंग एक सवाल है, देने की बात कहाँ गई? को काट रही हूँ, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, लेकिन शर्मिला साहब एक सवाल फिर पीपल्स पार्टी से भी बनता है, यही वाली बात जो आप कर रही हैं इसी कॉन्टेक्स्ट में, कि फिर इस तरह आप लोग कहते हैं उनके पास लेवल प्लेइंग फील्ड है, वो फेवरेट हैं, उनके लिए उनके सारे तहफ़्फ़ुज़ात दूर हो गए, इस तरह की बातें आप लोग जब करते हैं तो फिर तो वाकई अगर लेवल प्लेइंग फील्ड उनके पास है और वो फेवरेट हैं और आप लोग उस तरह फेवरेट नहीं है, तो फिर तो वाकई सबसे ज़्यादा शोर तो उनको मचाना चाहिए इलेक्शन का। जो सिलेक्टेड होता है ना, वो कभी भी शोर नहीं मचाता इलेक्शन के लिए, क्योंकि इलेक्शन जब भी हो फिर उसको रिजल्ट तो मालूम है। माजी में भी आप देखिए, यानी अपने पहले से उनको सिलेक्टेड किया गया, शर्मिला साहब बड़ी बात कर रही हैं, के साथ बड़ा तजुर्बा किया गया। क्या फिजा आपको ये तासुर नज़र नहीं आता? क्या आपको ये हालात और मामलात और वाक़यात जो इस वक्त हो रहे हैं
क्या आपको इस तरफ ये इशारा नज़र नहीं आता कि क्या एक बार फिर सिलेक्शन होने जा रही है? आप सहाफ़ी हैं, आप बेहतर नज़र रखती हैं दिन भर की ख़बरों से। आपने भी देखा कि किस तरीके से वापसी हुई, किस किस्म से प्रोटोकॉल हुआ, किस किस्म तरीके से सज़ाएं मुअत्तल हुई। क्या ये एक आम आदमी के लिए होती हैं? चलें, मैं तो सहाफ़ी, मुझे न्यूट्रल ही रहना चाहिए मेरे ख्याल से। राना साहब चूँकि बैठे हुए नून लीग से, उन्हीं से जवाब ले लेती हूँ। आप बेशक न्यूट्रल रहें, मैं चाहती हूँ इस प्रोग्राम में बिल्कुल न्यूट्रल रहें। जी जी। लेकिन आई एम श्योर आप एक जहन भी रखती हैं, समझ बूझ भी रखती हैं, और आप देख भी रही हैं, आंखें कभी झूठ नहीं बोलती हैं। अच्छा, राना एहसान साहब से जवाब ले लेते हैं। राना साहब, और कैमरे की आंख हर चीज दिखा देती है, कोई चीज ढकी छुपी नहीं है। ठीक है जी, चलिए आपका पॉइंट आ गया जी। राना साहब, सिलेक्टेड का लफ्ज़ इस्तेमाल किया उन्होंने, अभी इलेक्शन भी नहीं हुआ, यानी इलेक्शन होने से पहले ही सिलेक्टेड कह देना एक बड़ा मेरे ख्याल से लफ्ज़ है, क्या कहेंगे आप? देखिए, सबसे पहले तो हम तो किसी किस्म की सिलेक्शन नहीं चाहते, हम तो फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन चाहते हैं, और हम तो वेलकम कर रहे हैं ये जो 28 जनवरी की डेट ईसीपी ने अनाउंस की है, हम इसको वेलकम करते हैं। तो मैं तो कह रहा हूँ कि ये पहले से पता था कि ईसीपी अगर डीलिमिटेशन करवा रही है तो उसके 60 दिन बाद अगर इलेक्शन होगा तो वो जनवरी में होगा। तो इसके ऊपर कंफ्यूजन फैलाना कि कब होगा इलेक्शन, क्यों नहीं हो रहा, डेट क्यों नहीं अनाउंस हो रही, ये मेरी समझ में नहीं आता। जब सारा स्केड्यूल सामने है और आईएमडी सामने, सारे मामला सामने, अब डेट आ गई, अब तो कहानी ये ख़त्म होगी। लेकिन जहाँ तक इन्होंने कहा कि हम सिलेक्टेड हैं या कोई ऐसी बात है, देखें हम तो मियाँ साहब के साथ जिस तरीके से मामला 2018-17 में हुए कि जैसे उनको पनामा में उनका नाम नहीं था, उस पे इकामा पे उनको निकाल दिया, तो वो तो हम तो विक्टिम रहे हैं, हमें तो पॉलिटिकली विक्टिमाइज किया गया, हमें व्हाट्सएप के ऊपर जीआईटी बनाई गई, किस तरीके से नैब अदालतों को मॉनिटरिंग जज दिए गए, किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो सजाएं मैनेज की और हमें जो है वो टारगेट किया। तो आज अगर अदालतें जो हैं वो दुरुस्त सिमत इख्तियार कर रही हैं तो जहाँ यानी तो ये तो अच्छी चीज़ है कि जो नाइंसाफियाँ थी वो दुरुस्त हो रही हैं। तो कौन सा ऐसा अमल है कि जिससे हमारी हथेली में अगला इलेक्शन रख दिया गया? कोई ऐसा अमल नहीं है। मियाँ साहब डिज़र्व करते हैं कि उनकी सज़ा तो तब मुअत्तल हो जानी चाहिए थी जब जस्टिस अरशद मलिक ने अपनी ज़िंदगी में इतराफ़ कर दिया, उसका वीडियो का बयान आ गया कि कोई करप्शन नहीं थी एवन फील्ड में, मेरे पे प्रेशर था, तो तब सज़ाएं मुअत्तल नहीं हुई, वो तो तभी हो जानी चाहिए थी। तो आज अगर उनकी अपीलें एक्सेप्ट हो गई हैं, अगर उनकी बेल एक्सेप्ट हो गई है, तो इसमें कौन सी ऐसी क़यामत आ गई कि हमें कोई फेवर हो गया या कुछ हो गया, या हमने एक कामयाब तरीन जलसा कर लिया है और उधर वहाँ उनको बेल मिल गई और वो जलसे में आ गए। तो ये कह देना कि ये तो एक अवामी ताकत हमने शो की, उससे ज़रूर घबराहट हो रही होगी हमारे मुखालफिन को, या जो हमारे इलेक्शन में मद्दे मुकाबिल जो हैं जमातें, उनको लग रहा होगा कि उनकी इलेक्शन कैंपेन शुरू नहीं हुई। हमने तो इलेक्शन कैंपेन भी स्टार्ट कर दी है, 21 अक्टूबर हमारी इलेक्शन कैंपेन का आगाज़ था और ठीक है, मियां साहब की वापसी से हमारी इलेक्शन कैंपेन का आगाज़ हो गया। जी बिल्कुल। तो यहाँ हम तो अच्छा, ये बिलावल भी तो इलेक्शन कैंपेन शुरू करने जा रहे हैं ना। जी जी, एक चीज मैं कहूँगा, हमें सिलेक्टेड कहना या ये कहना कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है या अभी से ही ऐसी कमज़ोर बातें करना, मैं समझता हूँ कि इससे एक तरीके से अपनी हार, जो कि मुझे नहीं पता क्या होगा, लेकिन ये तो एक तस्लीम शिकस्त कर रहे हैं कि सारी हवाएं हमारी तरफ। मैं शर्मिला साहिबा से इसका जवाब ले लेती हूँ। ठीक है, चूँकि आप पीपल्स पार्टी के हवाले से बात करें, तो शर्मिला साहिबा, ये जो आप लेवल प्लेइंग फील्ड ना होने का शिकवा कर रहे हैं, या आपके जितने भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं जो आप सामने रख रहे हैं, आपका पूरा राइट है अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करना, तो ये क्या किसी किस्म की घबराहट है कि नून लीग जो है अवाम उनके साथ हैं, या उन्होंने कामयाब जलसा कर लिया जैसे कि राना साहब कह रहे हैं? देखिए, मैं यही तो कह रही हूँ कि अगर वाकई इनकी नज़र में वो कामयाब जलसा हुआ और सारा लाहौर वहाँ पर मौजूद था, तो फिर तो सबसे पहले इनको मुतालबा करना चाहिए, क्योंकि वोट को इज़्ज़त दो तो इनका 4 साल से नारा था। तो वोट को इज़्ज़त देने के लिए तो फिर इलेक्शन बुलाना पड़ेगा ना, और इलेक्शन के अंदर हिस्सा लेना पड़ेगा। लेकिन अगर आप सिलेक्शन की तरफ जा रहे हैं तो फिर तो फ़र्क नहीं पड़ता है। बात यह है कि मियाँ साहब 3 बार वज़ीर आज़म रह चुके हैं, उनका वापस आना खुश आइन है। वी वांट टू वेलकम हिम एंड वी वेलकम हिम। लेकिन उनका सबसे पहले मुतालबा यही होना चाहिए था, ठीक है, मफाहमत अपनी जगह, सब मिलके काम करें, लेकिन सब मिलके काम कैसे करेंगे जब तक इलेक्शन नहीं होंगे
और इलेक्शन में लोग हिस्सा नहीं देंगे और अगली हुकूमत नहीं बनेगी। इसी तरीके से काम होगा ना, मामलात और हालात आगे चलेंगे, अभी तो बेहतरी आएगी, सियासी इस्तेहकाम आएगा। इजाजत से शर्मिला साहब, एक सवाल आपसे और वही सवाल मैं राना साहब आपकी तरफ लेकर आऊँगी। अब जब से हम ये प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं तो मैं देख रही हूँ कि आप भी पीपल्स पार्टी के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करें। राना साहब आप कह रहे हैं जी कि ये घबरा गए हैं हमारी पॉपुलैरिटी देख कर के, हमारा पॉपुलैरिटी ग्राफ जो है बहुत ज़्यादा है, जलसा कामयाब था। और शर्मिला साहिबा कह रही हैं कि जी सिलेक्टेड का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रही हैं आप लोगों के लिए, लेकिन आगे जाके क्या हम देखेंगे कि यही दोनों पार्टियाँ इकट्ठी चलेंगी या इंतखाबात, जारी बात है पहले तो इंतखाबात होंगे उसके बाद देखना होगा, तो आगे जाके हम क्या दोबारा उसी किस्म का एक मतलब मखलूत हुकूमत सेटअप देख सकते हैं जो आप लोगों ने अभी निगरान हुकूमत से पहले 16 महीने इकट्ठे 13 पार्टियों ने चलाया? जी शर्मिला। देखिए फ़िज़ा, कुछ भी कहना इस वक्त काबिल वक्त होगा। कितने फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होते हैं, कितना आवाम के वोट का एहतराम किया जाता है, आगे जाके किसको सिंपल मेजॉरिटी मिलती है, क्या कोलिशंस बनती हैं, किन मामलात के ऊपर एक दूसरे के साथ मफाहमत होती है। ऑफ कोर्स मुल्की मामलात के ऊपर तो कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, माशी हालात, सियासी इस्तेहकाम ये मुल्क के लिए बहुत ज़रूरी हैं। क्या मुहर्रकात होते हैं, किस तरीके से मिल बैठते हैं, जो कि मिल बैठना पड़ेगा। जिस तरह सदर जरदारी साहब भी कहते हैं कि किसी एक जमात के बस की बात नहीं है मुल्क संभालना और हमें एक नया मिसाके मईशत बनानी पड़ेगी। सो इन मामलात के लिए हमें तो शर्मिला साहब अगर आप लोगों ने आगे जाके मिसाके मईशत करना है तो फिर अभी इस तरह की बहस आप लोग ना करें ना टॉक शोज में, क्योंकि फिर आप लोग इकट्ठे बैठे होंगे, अभी आप उनको सिलेक्टेड कहते, फिर आप लोग जब मखलूत हुकूमत बनाएंगे इकट्ठे बैठेंगे तो फिर आवाम तो नहीं भूलती ना। देखिए अगर बैलेट पे डाका डाला जाएगा तो हम चुप तो नहीं बैठ सकते ना। मतलब हम आंखें बंद करके कबूतर की तरह बैठ जाएं और हम देखते रहें कि क्या हो रहा है, सिलेक्शन होने जा रही है या बैलेट के ऊपर डाका पड़ने जा रहा है, तो ये तो आवाम की अमानत है। हाउ कैन वी बी क्वाइट ऑन दिस? साइलेंस इज क्रिमिनल। बिल्कुल आवाम की अमानत है वोट। ठीक है राना साहब, इकट्ठे चल सकते हैं नून लीग और पीपल्स पार्टी आइंदा आने वाले दिनों में अगर हमें कोई मखलूत हुकूमत सेटअप नज़र आता है, किसी के पास नहीं आती 2/3 मेजॉरिटी? दूसरा है कि मौलाना साहब क्या नवाज शरीफ साहब से फिर से नाराज़ हैं? देखिए मैं तो समझता हूँ कि सियासी जमातों को बातचीत का भी दरवाज़ा खुला रखना चाहिए, इलेक्शन से पहले भी और इलेक्शन के बाद भी। ये जो माहौल एक वो दुश्मनी का माहौल बनाया गया पीटीआई की जब हुकूमत में आई 2018 में, वो तो मनफी था पाकिस्तानी सियासत के लिए। उससे तो शदीद नुकसान हुआ, जमहूरियत को भी नुकसान हुआ। देखें आप एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल हों, मुखालिफ हों, मुखालफत बिल्कुल रहनी चाहिए, लेकिन मुखालफत इस हद तक नहीं होनी चाहिए कि आप मुल्की मफाद के ऊपर एक दूसरे के साथ बैठ ना सकें, बातचीत ना कर सकें। अब जो इलेक्शन के ऊपर एतराज़ात हैं उसके ऊपर भी बैठना चाहिए सब जमातों को, इलेक्शन से पहले भी बैठना चाहिए, उसके बाद भी मिलके काम करना चाहिए। और अगर जमात ऑपोजिशन में मौलाना फजलुर रहमान साहब मियां नवाज शरीफ साहब से क्या नाराज हैं? ये जो बातें हो रही हैं ये सही है? देखें हर जमात अब इशू ये है कि हर जमात ने अपने एंगल से बात करनी है, इलेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करनी है, जो उसके जो इश्यूज हैं, खदशात हैं या उनकी जो इनसिक्योरिटीज़ हैं या जो उनको रिजल्ट नज़र आ रहा है उसके मुताबिक बात करनी है। अब जमातों का इत्तेहाद नहीं है, अब हम अपना अपना इलेक्शन, अपना अवाम को मैसेज, अपना पैगाम दे के हम इलेक्शन में बढ़ रहे हैं, तो हर जमात अपने एंगल से बात कर रही है। मैं समझता हूँ कि मुलाकातें भी रहनी चाहिए, बातचीत भी होनी चाहिए मुल्की एजेंडों के ऊपर, बड़े एजेंडों के ऊपर, रूल्स ऑफ द गेम के ऊपर, इलेक्शन के कॉन्डक्ट के ऊपर, और ये आगे भी चलनी चाहिए। देखिए अब हमने ये करके दिखाया कि हम एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन भी लड़ते रहे हैं, बातें भी करते रहे हैं, लेकिन मुल्क की जब ज़रूरत थी तो एक कोalition बन गई और इकट्ठे उन्होंने काम किया। तो आगे भी अगर ऐसे होता है तो इसमें कोई अजीब बात नहीं है, लेकिन आज हम अपने अपनी जमात अपने अपने एंगल पे खड़ी होकर अपने अपने मैनिफेस्टो की बात कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है जी, ठीक है। शर्मिला साहिबा और राना एहसान साहब आप दोनों के वक्त का बहुत शुक्रिया। आपसे मुलाकात होगी नाज़रीन ब्रेक के बाद, और ब्रेक के बाद बात करेंगे कश्मीर के हवाले से।
वेलकम बैक नाजरीन। जम्मू और कश्मीर पर गैर कानूनी कब्जे के 76 साल मुकम्मल होने पर दुनिया भर में कश्मीरियों ने आज यौम स्याह मनाया। आज का दिन कश्मीरी अवाम के लिए स्याह तरीन दिनों में से एक है। भारत ने 27 अक्टूबर 1947 को अपनी अफवाज जम्मू कश्मीर में उतारी और काबिज भारतीय फौज ने कश्मीरियों को बुनियादी इंसानी हुकूक से यकसर महरूम रखा था, जिसके बाद इंसानियत सोज वाक़यात का एक ऐसा सिलसिला शुरू हुआ जो आज तक जारी है। गयूर और बहादुर कश्मीरी भारत के वहशियाना जुल्म सितम और जबर के सामने डट कर खड़े हुए हैं। हिंदुस्तान ने गैर कानूनी तौर पर मुस्लिम अक्सरियती कश्मीर में तकरीबन 10 लाख फौजी तैनात कर रखे हैं और मकबूजा कश्मीर के अवाम पिछले 76 साल से जारी जुल्म सितम की इंतहा पर हैं। अब तक मकबूजा कश्मीर में 2.5 लाख कश्मीरियों को शहीद और 7,000 से जायद मावरा अदालत कत्ल किया जा चुका है। अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से मकबूजा कश्मीर में अब तक 5 करारदादें मंजूर की जा चुकी हैं, लेकिन एक पर भी अमल दरामद नहीं हो सका। अब सवाल ये है कि भारतीय दहशतगर्दी आखिर कब रुकेगी और हमारे जो कश्मीरी भाई हैं उनको इंसाफ आखिर कब मिलेगा? कब मकबूजा कश्मीर में जो मुसलमान हैं उनकी नस्लकुशी का सिलसिला रुकेगा और कश्मीरियों को हक की आज़ादी आखिर कब मिलेगा, जो कि उनका बुनियादी हक है? इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद मेहमान ब्रिगेडियर रिटायर्ड गजनफर अली साहब, बहुत शुक्रिया आपका ज्वाइन करने के लिए, और जनरल सेक्रेटरी ऑल पाकिस्तान हुर्रियत कॉन्फ्रेंस जनाब शेख मतीन साहब मेरे साथ सांवा स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। शेख साहब बहुत शुक्रिया आपका तशरीफ़ लाने के लिए। सर आपकी इजाज़त से ब्रिगेडियर साहब मैं शेख साहब तो शुरू करना चाहूँगी। शेख साहब आज का दिन कश्मीरियों के हवाले से कश्मीरी अवाम के लिए एक स्याह तरीन दिनों में से एक है। भारत ने जब कब्ज़ा किया कश्मीर पर, लेकिन मैं आज सलाम पेश करना चाहूँगी कश्मीरियों के जज्बे को, उनकी जिद्दोजहद को कि आज भी डट के खड़े हुए हैं। देखिए, आपने ये जो बात की है 27 अक्टूबर के हवाले से, जहाँ भी कश्मीरी मौजूद है, चाहे वो मकबूजा कश्मीर में है, आज़ाद कश्मीर में है, पाकिस्तान में है, दुनिया के किसी कोने में, और हमारा ये हक बनता है कि हम इसको यौम स्याह के तौर पे मनाएं। उसकी बुनियादी वजह यह है कि अक़वाम मुत्तहिदा में ये मसला कौन लेके गया है? ये खुद ही भारत लेके गया है। और हम देखते हैं कि 1947 में जो भारत ने फ़ौज दाखिल की है, जो हज़ारों में थी, और जो आज फ़ौज वहाँ पे मौजूद है वो 10 लाख के करीब है। और इन फ़ौजों में जो ये वहाँ पे गुनाहों जराइम में मुलव्वस है, जब हम देखते हैं इनके पीछे ब्लैक क्लॉज भी है, इसका मतलब है इनको इम्प्यूनिटी है। ये किसी को भी मार सकते हैं, किसी को भी हिरासती कत्ल कर सकते हैं, प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, मोलेस्टेशन कर सकते हैं, यानी जुल्म के जितने जबर और ये हथकंडे हैं वो इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये किसी जगह भी जो है जवाबदेह नहीं है। इसलिए हम समझते हैं मकबूजा कश्मीर का ये जो भारत का नाजायज़ कब्ज़ा है, ये जो जाबिराना कब्ज़ा है, ये तो एक ये जब हम देखेंगे तो ये गैर इखलाकी भी है। और हम समझते हैं कश्मीर पे जो कब्ज़ा भारत का है वो सिर्फ़ और सिर्फ ताकत के बलबूते पे है। इसलिए हमें हक बनता है कि भारत का जो भी कोई यौम आज़ादी हो, यौम जमहूरिया हो, हम उसको यौम स्याह के तौर पे मनाएं। ठीक है, ब्रिगेडियर साहब आपकी तरफ भी आना चाहूँगी। जो मकबूजा कश्मीर के अवाम पर बेईमाना मुजालिम में मोदी के जो RSS के गुंडे हैं, सबको पता है कि वो मुलव्विस हैं, तो मुसलमानों की जो वहाँ पे नस्लकुशी की मुहिम है आखिर कब रुकेगी ब्रिगेडियर साहब? मुझे एक बहुत बहुत शुक्रिया फिजा। मुझे एक शेर याद आता है और वो उसको मैं आपसे सामने, अब उसको सोचिए। वो कहते हैं कि हमसे कातिल का ठिकाना नहीं ढूंढा जाता, हमसे कातिल का ठिकाना नहीं ढूंढा जाता, हम बड़ी धूम से सोग मना लेते हैं। अब जब कश्मीर की बात करें और फ़लस्तीन की बात करें, आज पूरी आपने कहा कि पूरे दुनिया में कश्मीरी जो हैं वो ब्लैक डे के ऊपर प्रोटेस्ट कर रहे हैं और उनका हक है। राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन की जितनी तहरीकें हैं उनको UNO का मैंडेट उठा के देख लें तो राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन की तहरीक जो है वो जायज़ तहरीक तस्वुर की जाती है UNO मैंडेट के तहत, जहाँ पे आज़ादी के आर्टिकल के तौर पे उन्होंने इसको इंक्लूड किया हुआ कि अगर एक खित्ते की आज़ादी एक हुकूमत के साथ नहीं रहना चाहती और उसके ख़िलाफ़ खड़ी होती है तो उसके ख़िलाफ़ जो भी फोर्स इस्तेमाल की जाएगी दैट विल बी काउंटेड इन जेनोसाइड, एंड जेनोसाइड इज़ अ वॉर क्राइम। और वो वॉर क्राइम जो है वो कंसिस्टेंटली 1948 से लेके आज तक इस हद तक हुआ कि सोपोर में और कुपवाड़ा में आपको याद होगा 100 औरतों को एक लाइन में खड़ा किया गया दिन के 10 बजे, और 4 राजपूताना राइफल एक यूनिट थी जिन्होंने उन 100 औरतों की उनके बच्चों के सामने, उनके बड़ों के सामने, उनके एल्डर्स के सामने उनकी आबरू रोजी की। और ये केस जब गया कोर्ट में तो उन्होंने इसको डिस्चार्ज कर दिया। आप ज़ाहिर है कश्मीरियों में
जब आप उनको मारेंगे तो कितने लोग जाके वहाँ विटनेस देंगे, और इस तरह की बेताशा मिसालें। और फिर बहुत सारे जैसे जाली लेटर, फॉल्स लेटर, एक्चुअल लेटर आपने डिटेक्ट किए जो वहाँ से रिट्रीव किए गए, जिसमें रॉ जो है वो ये पोर्ट्रे कर रही है कि कुछ लोग जो है वो एक मुजाहरा करेंगे कश्मीरियों के तौर पे, और हम वो हमारे ऊपर गोली चलाएंगे, हम रिटेलिएट करेंगे। अब दुनिया में दो ममालिक हैं, इजराइल है और एक इंडिया है, जहाँ पे 10 साल से कम उम्र के बच्चों को कश्मीर में जेलों के अंदर रखा जाता है। ये तमाम एक तारीख है जिसको हम पता नहीं कब तक गिन सकते हैं, 1947 से लेके, बल्कि 1947 से पहले जाए, महाराजा की हुकूमत में जो मुसलमानों पे जुल्म होता था उसको भी जरा उठा के देखिएगा, और वो बहुत सारे लोगों ने डॉक्यूमेंट किया हुआ है। तो अब आज मैं जो है ना मुझे बड़ा आज मैं इसको एक मुख्तलिफ तनाजुर में देख रहा हूँ, और वो तनाजुर ये है कि पैलेस्टाइन में आप रोजाना कवर कर रही हैं, पैलेस्टाइन में क्या हो रहा है। वहाँ आज 7,000 फलस्तीनी शहीद हो चुके हैं, 17,236 फलस्तीनी जख्मी हैं, उनके अंदर 3,700 बच्चे हैं। वहाँ पे दवाई नहीं है, वहाँ पे ऑपरेशन के लिए चले जो शहीद हो गए तो वो शहीद हो गए, जो वहाँ पे जख्मी पड़े हैं, जिनकी टांग टूटी है, हाथ टूटी है, आंख निकली हुई है, पेट चाक हुआ है, आते बाहर आई, उनकी ट्रीटमेंट का कोई हिसाब किताब नहीं है। आप वेस्टर्न वर्ल्ड को छोड़ दें, क्योंकि जो बाइडन से बड़ा दहशतगर्द है कोई नहीं, और जो बाइडन जो दुनिया को दहशतगर्दी को सपोर्ट करती है, अमेरिकन लीडर जोश बाइडन, उसने नेतन्याहू मैसोलिनी को कहा है कि जितने लोगों को मार सकते हो मार दो, जितने मुसलमानों को खत्म कर सकते हो खत्म कर दो, और वो इजराइल में जाके उसको मिलते हुए पीछे से उसको शाबाश दे रहा था। लेकिन वो सीधा ये बताइए कि पैलेस्टाइन और कश्मीर एक ही मिरर में बैठते हैं। पैलेस्टाइन में भी 1948 में पूरा पैलेस्टाइन था, वहाँ पे अपना कोई इजरायली रियासत नहीं थी। जब अपना बरतानिया ने साजिश की थी और वहाँ पे लेटर लिखा था रॉस चाइल्ड को, जो उनका बेलफोर जो उनका फॉरेन मिनिस्टर था, कि हम एक इजरायली बस्ती आबाद करेंगे फ़लस्तीन के अंदर, दुनिया में जहाँ में यहूदी रह रहे हैं उनको वहाँ आके बात करेंगे। 534 विलेजेस को अलग गई, 78% जो है वो इजरायली दहशतगर्दों को दे दिया जी। अब वहां से यही कश्मीर में हो रहा है कि बरतानिया जो है जाते हुए कश्मीर का प्रॉब्लम जानबूझ के छोड़ गया। तो बरतानिया प्रॉब्लम की जड़ है, जो मुसलमानों के खिलाफ काम करते हैं ये लोग। अब यहाँ पे जब कश्मीर वहां तो चले जो हो रहा है, आप बताइए वो मुसलमान ममालिक, वो इस्लामी उम्मा, वो मुसलमान ममालिक जिनकी जो पेट्रो डॉलर्स पे चलते हैं, जिनके पास इकोनॉमी मजबूत है, उन्होंने पिछले 1 साल से कश्मीर को ट्रंप के कहने पे और जो बाइडन के कहने जितने इजरायली हैं उनको जफा मारा हुआ है, और वो उनके साथ ताल्लुकात कायम करने की कोशिश कर रहे हैं। उन ताल्लुकात करने की वो फलस्तीन पे जुल्म पे नहीं बोलते और इसी तरह कश्मीर पे नहीं बोलते। अच्छा ब्रिगेड साहब, इसी से रिलेटेड एक अहम सवाल मेरे जहन में आया, जो भारत और इसराइल का एक गठजोड़ है, इसके हवाले से भी आपका कमेंट चाहूंगी। जो अभी ये आपने देखा कि कतर ने जो जासूसी का इल्जाम साबित होने पे जो 8 साबिक नेवी ऑफिसर्स हैं उनको सजाए मौत सुनाई है, जो कि कतर में भारतीय जो एहलकार हैं वो इसराइल के लिए जासूसी के इल्जाम पे गिरफ्तार हुए थे, आपको ये पता होगा। तो ये जो इसराइल और भारत का गठजोड़ है, मैं चाहती हूँ इस पर भी जरा आप कमेंट कीजिए। और भारत को तो आदत है, भारत का वतीरा बन गया है दूसरे मुल्कों के अंदर घुस के दहशतगर्द की कार्रवाइयां करना, मुदाखलत करना। देखिए वहां नरेंद्र मूजी जो हिटलर और मैसोलिनी का पैराकार है, जो मुसलमानों का खून पी के खुश होता है, और उसके साथ एक इब्लीस नुमा शख्स है जिसका नाम है अजीत कुमार डेविल। डेविल का मतलब होता है शैतान। और उसके साथ उनका इंटीरियर मिनिस्टर अमित शाह, जिन्होंने पुलवामा में 34 फौजी मरवाए थे। जी हाँ, इलेक्शन जीतने के लिए 34 अपने फौजी मरवाए थे। तो बात यह है कि इजराइल, मैंने इसलिए आपको कहा ना, आप पैलेस्टाइन में मुसलमान मर रहे हैं, कश्मीर में मुसलमान मर रहे हैं। वेस्टर्न कंट्रीज, यूएनओ जो है वो तरगीब देती है मुल्कों को कि आप वॉर शुरू करो। यूएनओ पीस के लिए बनाई गई थी, वो अमेरिका को डायरेक्शन देती है कि जाके इराक को तबाह करो, लिबिया को तबाह करो। चूंकि फलस्तीन में मुसलमान मर रहे हैं, क्योंकि कश्मीर में मुसलमान मर रहे हैं, तो उसके ऊपर यूएनओ चुप है, वेस्टर्न कंट्रीज। लेकिन आप मुझे बताइए, इस्लामिक उम्मा जिसको आप अम्मा कहते हैं, उनके वोट क्यों सिले हुए हैं? इसलिए सिले हुए हैं कि वो यहूदियों के साथ खड़े हुए हैं, वो इजराइल के साथ खड़े हुए हैं। उनको ज्यादा मोहब्बत नेतन्याहू से। आपकी तरफ आती हूँ, मैं जरा शेख साहब को भी शामिल गुफ्तगू कर लूँ, ठीक है? शेख साहब, मैं इसी की तरफ, इसी पॉइंट को आपकी तरफ लेकर आऊंगी कि ये जो बड़े इंसानी हकूक के अलंबरदार बने हुए हैं, चैंपियन बने हुए हैं, मतलब इनका मकसद क्या है कि इंसानी हकूक के लिए आवाज़ उठानी इन्होंने,
तो जब कश्मीर में ये सब जुल्म हो रहा है तो बिल्कुल होंठ सी लेते हैं, बोलते ही नहीं, चुप हो जाते हैं, खामोश हो जाते हैं। देखिए जो ये इनका तो ताले लगा देना अपने दफ्तरों को, ताले क्यों नहीं लगा देते? जो ये इनका दौरा मियार है और ये जियो पॉलिटिक्स और जियो इकनॉमिकल को देख के ये करते हैं, तो इस वजह से क्या होगा आप देख लीजिए। अगर अमन तबाह हो सकता है तो उसकी ज़िम्मेदार खुद अक़वाम मुत्तहिदा होगी। उसकी बुनियादी वजह यह है कश्मीर का जो मसला है ये फ्लैश पॉइंट है, और हिंदुस्तान और जो पाकिस्तान है दोनों न्यूक्लियर पावर है। तो हम कश्मीरी कभी कभार सोचने पे मजबूर हो जाते हैं, क्या हमारे रगों में भी वही खून दौड़ता है जिसको रेड ब्लड कहते हैं? क्या हम भी इंसान हैं? क्योंकि जो हमारे साथ अक़वाम मुत्तहिदा ने और आलम ने जो एक वतीरा रखा है, यानी आप देख लीजिए डॉक्टर साहिबा सितम ज़रीफ़ी क्या है, अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की 18 करारदादें मसले कश्मीर के हवाले से पास हुई है। अक़वाम मुत्तहिदा तो एक पर भी ना हुआ। वही अक़वाम मुत्तहिदा ह्यूमन राइट्स की 2 वाज़ेह रिपोर्ट से जहाँ पे कहा गया है कि इंसानी हुकूक की हाईएस्ट लेवल पे पामाली हुई है। तो होना क्या चाहिए, इनको दौड़ना चाहिए जिस तरह ये बाकी जगहों पे दौड़ते हैं और भारत को रोकना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ है। इसका मतलब है कश्मीर के मसले पे उनके जो ज़ुबान है वो भी बंद है, ताला लगा है, उनके कान भी बंद है और उनकी आंखें भी बंद है। ठीक है जी। अच्छा, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी ब्रिगेड साहब। ये ब्रिगेड साहब आपको याद होगा कि यूएन का एक नुमाइंदा फूट फूट के रोने लगा था जब वो रिपोर्ट पढ़ी जा रही थी कि कितनी ख़वातीन की इस्मत दरी के वाक़यात पेश आए और भारतीय सेना, भारतीय फ़ौज के जो अफसरान हैं वो रेप करने वालों में शामिल थे। और जब ख़वातीन की उम्र के हवाले से भी काफ़ी डिटेल डिस्कशन हो रही थी कि जो ख़वातीन की उम्र है उसमें बच्चियाँ कम उम्र लड़कियाँ भी शामिल थीं, टीनेजर्स भी शामिल थीं, और ज़ईफ़ जो ख़वातीन हैं जिनकी 60 से ऊपर उम्र है वो भी शामिल थीं। और वो नुमाइंदा ये बताते हुए फूट फूट के रोने लगा था। आपको याद है वो मंजर? जी बिल्कुल, वो याद है। मैंने वो फिल्म भी देखी है, ओशन ऑफ टीयर्स, जिसको बैन कर दिया गया था, और उसमें इन औरतों की आबरूरेज़ी जो है उसको पिक्चराइज किया गया था। एक वहाँ पे अपना फिल्म बनाने वाले एक वो कश्मीर के अंदर ही है, और उस पर एक हिंदू अपना इंडिया से भी शामिल थे। लेकिन उस फिल्म, यही तो मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ, आप बताइए ईस्ट तैमूर का मसला क्यों हल हुआ, सूडान का मसला क्यों हुआ? क्योंकि वहाँ पे मुसलमान आबाद नहीं थे। फ़लस्तीन में मुसलमान है, न्योकॉन्स, और जो एक यहूदी मज़हब है, एक है ज़ियोनिज़्म, ज़ियोनिज़्म जो है वो दहशतगर्दी पे बिलीव करता है। ज़ियोनिस्ट सारे दहशतगर्द होते हैं, जो अमेरिका के फेडरल रिजर्व में मौजूद है और अमेरिका की कांग्रेस में मौजूद है। एंथनी ब्लिंकन जैसे लोग जो कहते हैं कि आई एम ज्यू और मैं इसको सपोर्ट करता हूँ कि लोगों को मारो। इसी तरह इंडिया में क्या है, हिंदुत्व है। हिंदुत्व क्या है? वो हिंदुओं की एक्सट्रीमिस्ट फॉर्म है, और उसकी रिप्रेजेंटेशन है आरएसएस और बीजेपी। आरएसएस और बीजेपी के 30,000 शाखाज हैं जहां वो लोगों को दहशतगर्दी की तरबियत देते हैं। और हिंदुत्व बिलीव करता है कि इंडिया के अंदर आरएसएस का मैंडेट कहता है कि इंडिया में सिर्फ हिंदू रहेंगे अगर बाकी लोगों को हिंदुइज्म में कन्वर्ट। तो ये हिंदुत्व और ज़ियोनिस्ट जो है ये एक लॉबी है जो इंडिया और इजराइल को करीब करती है। और जो कुछ इजराइल पैलेस्टाइन में कर रहा है, इंडिया की दहशतगर्द हुकूमत वो सब कुछ कश्मीर के अंदर कर रही है। वहाँ पे चूंकि वेस्टर्न पार्ट अमेरिका से लेके फ्रांस, जर्मनी, यूके का प्राइम मिनिस्टर अभी जूते चाटने गया था, नेतन्याहू मुसोलिनी की आपने देखा होगा, वो सारे सपोर्ट कर रहे हैं इजराइल को कि वो आप मुसलमानों को मारो। इसी तरह वो सपोर्ट कर रहे हैं इंडिया को कि या आप कश्मीर में मुसलमानों को मारो। वहाँ पे वो दहशतगर्दी हो रही है उसको सपोर्ट कर रहे हैं, यहाँ पे दहशतगर्दी हो रही है उसको। अब इसके खिलाफ एक ब्लॉक मुसलमान ममालिक का खड़ा होना चाहिए कि भाई आप क्यों मुसलमानों पर जुल्म कर रहे हो। वो ब्लॉक जो है, बदकिस्मती मुसलमानों की ये है कि आप अब हमारे रसूल करीम पीस बी अपॉन हिम नहीं, और कुरान पाक जो दुनिया में एक राह हदायत है, जो दुनिया को एक हदायत की राह देता है, हम और सबसे मुक़द्दस किताब है, आखिरी क़यामत तक वो रहेगी। उसमें क्लैरिटी से बताया गया है कि यहूदियों को अपना राजदार ना बनाओ, और जब मुसलमानों पे जुल्म हो तो उसके खिलाफ खड़े हो। आज आप देख लीजिएगा प्रैक्टिकली मैनिफेस्टेशन में क्या हो रहा है। क्या जो जिन ममालिक को खड़ा होना चाहिए, जो अपनी ताकत इस्तेमाल कर सकते हैं, रुपए की ताकत भी इस्तेमाल करते हैं, डिप्लोमेसी की भी ताकत इस्तेमाल कर सकते हैं, क्या वो ये कर रहे हैं मुसलमानों की फेवर में? एक ICC का CCI क्या है वो, उसका एक इजलास हुआ है अपना मुसलमान उम्मा OIC का, उसने एक बयान दे दिया, उसने बयान दिया कि इजराइल जो है वो वॉर क्राइम्स कर रहा है। और यार ये कौन सी मंतक तुम हमें समझा रहे हो? हमें नहीं पता कि वाइट फास्फोरस का इस्तेमाल जो है वो वॉर क्राइम है। दुनिया में किसको नहीं पता इजराइल वॉर क्राइम
बजाय इसके कि वो कोई प्रैक्टिकल वो इस्तेमाल करते कि हम इजराइल से बाइकाट करेंगे। इससे अच्छा तो साउथ अफ्रीका है जहाँ पे अपोजिशन लीडर ने कह दिया कि हम इजराइल से बाइकाट करेंगे। इससे बेहतर तो स्पेन है जिसने स्टेटमेंट दिया है यहूदियों के खिलाफ। लेकिन हमारे यहाँ कोई आपको नजर आया किसी ने कहा कि हम ब्लॉकेट करेंगे, किसी ने कहा हम तेल सप्लाई, किसी ने कहा हम तेल नहीं सप्लाई करेंगे, किसी ने कहा हम अपने डिप्लोमेट वापस बुला रहे हैं, किसी ने कहा हम इजराइल पे सैंक्शन लगाएंगे या हम सैंक्शन का हिस्सा बने। ठीक है, मेरे पास आखिरी 1 से 1.5 मिनट है। मैं शेख साहब का लास्ट कमेंट चाहूंगी। ठीक है शेख साहब आपका लास्ट कमेंट। देखिए, मैं भारत को ये बताना चाहता हूँ कि उसने जितने भी जुल्म और जबर के हरबे हैं वो आजमाए हैं, ठीक है। इसलिए अगर हम देखते हैं कि तो 88 से लेके 1 लाख से ज़्यादा कश्मीरियों को शहीद किया गया है। मॉलेस्टेशन जो है 12,000 से ज़्यादा, हिरासती कत्ल जो है 7,000 से ज़्यादा, बेवाएँ जो है 22,000 से ज़्यादा, यतीम बच्चे 1 लाख से ज़्यादा। हमारी पूरी क़यादत जो है इस वक्त जेलों में है, जवान जेलों में है। हम भारत को ये बताना चाहते हैं कि आप ताकत के बलबूते पे मसले कश्मीर को ख़त्म नहीं कर सकते। एक न दिन एक जब आपको कश्मीर को छोड़ना पड़ेगा। और अक़वाम आलम से भी हम अपील करते हैं कि वो जो ये दोहरा मियार है इसको वो ख़त्म करे। ठीक है जी, शेख साहब आपका भी बहुत शुक्रिया और ब्रिगेडियर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह पीर के रोज़, सेम टाइम सेम चैनल। अगर ज़िंदगी ने वफ़ा की, दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।